नमस्कार। फिर अफगानिस्तान की बात। अभी एक खबर दिख रही थी कि जो तालिबान की क्रूरता बतलाते हुए कि सरेंडर कर चुके किसी कमांडर के हाथ पैर बांधे तालिबानियों ने और गोलियों से भून डाला। इतनी क्रूरता। तो भैया ये बताइए, हजारों सालों में ऐसी कौन सी लड़ाई हुई है जिसमें क्रूरता न हुई? ट्राय की जो ऐतिहासिक लड़ाई आप पढ़ते हैं तो पाते हैं कि हेक्टर को मारने के बाद एंग्लेज ने उसके शव को रथ के पीछे बांधकर ट्राय के चारों तरफ घुमाया था अपने पराक्रम के प्रतीक के रूप में। तो तालिबानियों ने ऐसा किया तो नया क्या कर दिया, हम उसकी बात नहीं करेंगे। जहां पिछले भाग में जहां तक हम थे उससे आगे बढ़ेंगे। सोवियत संघ का जब काबुल में पूरा प्रवेश हो चुका, फौजें आ गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके खिलाफ प्रस्ताव आता है। उस समय अपने चुनावी अभियानों में इंदिरा गांधी ने सोवियत कब्जे का विरोध किया था और ये वादा किया था कि हम ये मांग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, उचित मंचों से, कि सोवियत संघ यहाँ वापस जाए। अफगानिस्तान के लोगों को अब खुद अधिकार हो कि वो अपनी सरकार चुने, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था सोवियत के खिलाफ, वहां भारत सोवियत संघ के पक्ष में था। केवल 4 देश, ये तो स्पष्ट है। तो इनके जो गुट थे, जो सोवियत संघ ने तैयार किया था कम्युनिस्ट पार्टी, उसको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसमें 2 गुट थे। एक खल्क यानी पीपल, लोग, और एक था परचम गुट। तो परचम गुट से नजीबुल्ला थे और परचम गुट के ही बबर कमाल को रूस ने बैठाया था। नजीबुल्ला अहमद जई, मोहम्मद नजीबुल्ला अहमद जई, यानी जो अंतिम राष्ट्रपति थे तालिबानियों के आने के समय जब कब्जा हुआ, तो उस समय उनको ईरान का राजदूत बनाया गया था और बाद में उनको वापस बुला के खाद, KHAD अंग्रेजी में बोलते हैं, खाद यानी जो KGB थी, CIA है या अपना रा कह लीजिए, वैसी जो वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी थी, उसका मुखिया बना दिया गया। नजीबुल्लाह की पढ़ाई सेंट जोसेफ बारामूला हमारे कश्मीर में हुई थी। उसके बाद उन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी से MBBS किया था। लेकिन जब वो खाद के चीफ बने तो कहा गया कि अफगानी क्रूरता के इतिहास में ये सरकारी एजेंसी सबसे अधिक क्रूर है, कि जो लोग भी इनके खिलाफ हैं, कुछ भी हैं, तो उनका खात्मा बहुत क्लिनिकल ढंग से किया जा रहा है डॉक्टर नजीब के निर्देशन में। तो लेकिन जब पिट्ठू बैठाए जाते हैं तो जो बैठाने वाला होता है उसको एक गारंटी नहीं देता कि तुम इतने दिन के लिए रहोगे। उधर रूस में परिवर्तन, सोवियत संघ में परिवर्तन होने कुछ शुरू हो रहे थे। गोर्बाचेव वहां सुप्रीम लीडर बन चुके थे और एक सुधारक माने जाते थे गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने बबर कमाल को हटा के नजीबुल्लाह को राष्ट्रपति बनवा दिया। यानी जो पार्टी थी इनकी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसका जनरल सेक्रेटरी बनाया, जो कि वहाँ प्रेसिडेंट था इनके हिसाब से। और पहले भाग में हमने चर्चा की थी कि रूस हटना शुरू हो गया था। रूस ने प्लानिंग कर ली थी कि अब हमें कैसे हटना है धीरे धीरे। तो 89 से 92 तक बिना किसी रूसी मदद के नजीबुल्लाह मुजाहिदीनों से लड़ते रहे। रूस तो हट गया, लेकिन मुजाहिदीन जो थे उनके साथ ISI और उसके साथ CIA फुल पावर से लगी हुई है। फिर नजीब ने सोवियत संघ से मांग की कि कुछ लोग हमारे पास रहें, क्योंकि यहाँ मुजाहिदीन बहुत तगड़े होते जा रहे हैं, बचना मुश्किल है। तो सोवियत संघ ने कहा, एडवर्ड शेवरनाज़े तब तक वहाँ हो चुके थे चीफ इन सब मामलों के, तो उन्होंने कहा कि हम अपने सैनिक वहाँ क्यों दें आपके लिए,
बहुत मिन्नत करने पर उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया। जब इनका था कि कम से कम कंधार जैसे महत्वपूर्ण शहर तो हमारे पास होने चाहिए, नहीं तो हम राष्ट्रपति किस काम के, आप तो जा रहे हैं। तो इन्होंने जो ऑपरेशन टाइफून था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब जर्मन सीज हुआ था मॉस्को पे, तो जर्मनों को रोकने के लिए तो ऑपरेशन टाइफून नाम से इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था कि हम कंधार को फ्री रखेंगे, बगराम एयरपोर्ट जो है उसको फ्री रखेंगे, ये सब छोटा छोटा, लेकिन हम सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हम वापस जा रहे हैं। तो नजीब को भी लगा कि अब मुझे सरवाइव करना है इनके बीच में, तो कुछ चेंज करना होगा। तो नजीब ने व्यवस्था में सुधार करना शुरू कर दिया। सरकार में गैर कम्युनिस्ट लोगों को भी जगह देनी शुरू कर दी। संविधान जो था उसमें सोशलिज्म शब्द को हटा के उसकी बात करनी बंद कर दी उन्होंने, सोशलिज्म की, और उसकी जगह अफगानिस्तान राष्ट्रवाद की बात शुरू कर दी। और 90 तक आते आते नजीबुल्लाह ने संविधान से पूरी तरह से कम्युनिज्म सोशलिज्म शब्द हटा दिया। फिर इस्लामिक राष्ट्र की बात उसमें लिखी गई, और पहली बार फिर प्राइवेट सेक्टर और को मौके देने की बात, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट नॉन कम्युनिस्ट देशों से, मतलब वही थे, बाकी तो कम्युनिस्ट में तो सब कुछ सरकार का, खटे आप सब सरकार का, तो उनसे कि हम ये सब करेंगे और हम इस्लाम को अपना राष्ट्र धर्म बना के उसी को गाइडिंग फोर्स मान के उस पर करेंगे। नजीब के पास ये आखिरी चाह रहा था कि हम किस ढंग से सरवाइव करें, जिस ढंग से वो चारों तरफ से घिरते जा रहे थे। इसी बीच जब वहां लड़ाई बढ़ती जा रही थी, हुआ कि शांति के लिए कुछ करना चाहिए। यूएन रिजोल्यूशन तो चलो रूस के विरोध में हो गया था, रूस वापस चला गया, तो अब शांति कैसे हो। तो वहाँ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर उस इलाके में पाकिस्तान, वो इसलिए कि पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका इस इलाके पे अपना बेस बनाए रखना चाहता है शुरू से ही, आज़ादी के बाद से ही। तो 1988 में जिनेवा में एक समझौता होता है, शांति समझौता, जिसपे अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने दस्तखत किए, और इनके गारंटर के रूप में अमेरिका और रूस ने भी साइन किया। मतलब ये वो बड़े लोग थे जो वो कठपुतलियों को, एक की कठपुतली पाकिस्तान, एक की अफगानिस्तान, उसको नचा रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो आसान था कि वहाँ एक कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन आर्मी चीफ जो है या आईएसआई का जो चीफ है उसका ऑर्डर माना जाता है। अफगानिस्तान के साथ ऐसी समस्या नहीं थी। उस समय मुजाहिदीनों में अहमद शाह मसूद सबसे पावरफुल नेता थे। नजीब इनकी हत्या करवाना चाहते थे। नजीब ने शेवर जानने से कहा कि मसूद के खात्मे के बाद मुजाहिदीन कमजोर हो जाएंगे और हमारे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शेवर जानने ने कहा कि ऐसा करना जिनेवा समझौते के खिलाफ होगा। हम अब चूंकि वहां से हट चुके हैं और इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है या जो कुछ भी है वो सब आपका अपना मामला है, फिर भी हम हत्या की राय नहीं दे सकते, क्योंकि जिनेवा अकॉर्ड के खिलाफ होगा। उसके बाद फिर चारों तरफ बवाल बढ़ जाएगा, फिर हम आएंगे नहीं, आप कैसे संभालेंगे। तो फिर भी ऑपरेशन टाइफून के नाम से कुछ सैनिक रुक गए थे कि हम यहाँ कुछ इनके हितों की और कुछ चीजों की सुरक्षा करें। समस्या बढ़ती जा रही थी। मुजाहिदीन 10% केवल इलाका था, केवल 10%, जिसपे प्रेसिडेंट नजीब, वो भारत के नजदीकी थे, वो खान मार्केट में घूमते हुए देखे जा सकते थे। अब चूंकि कश्मीर में पले बड़े ही थे, और तो हमारे बहुत प्रिय थे वो, हमारे मतलब भारत के बहुत प्रिय कैरेक्टर थे। और भारत ही एक बड़ा देश था जिन्होंने सोवियत संघ के पक्ष में, इन लोगों की पार्टी के पक्ष में वोट किया था यूएन में, तो स्वाभाविक मित्रता तो वो भी थी, आइडियोलॉजिकल भी थी, क्योंकि हमारी सरकार उस समय तक सोवियत संघ से, कम्युनिस्ट समाजवादी विचारधारा से अधिक जुड़ी हुई दिखती थी दुनिया को, हकीकत चाहे जो हो। तो सोवियत संघ वापस चला गया, लेकिन हटने के बाद भी हथियार, ईंधन, राहत सामग्री सब मिलता रहा। इसी बीच होता क्या है कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विखंडन हो जाता है, तो जो ये थोड़ा बहुत मिलता था ये भी हो गया बंद। और उधर सीआईए के कंधे पे हाथ रख के
सॉरी आईएसआई के कंधे पर हाथ रख के सीआईए अपने पूरे संसाधन झोंके जा रहे थे कि काबुल में मुझे अपना बैठाना है। इसी बीच आप देखेंगे तो हॉलीवुड से रैम्बो पार्ट 3 जैसी मूवी भी आ चुकी थी, जहां रैम्बो आता है अफगान में अपने अफगान भाइयों की रक्षा करने के लिए, यानी अमेरिकी जनमानस बन रहा था कि हमें इनकी मदद करनी है। और एक सऊदी अरब के एक बड़े बिजनेसमैन ओसामा बिन लादेन की चर्चा हो रही थी, जो अफगान की शांति के लिए वहां समर्पित है, जो अपने लड़ाके तैयार कर रहा है, जो वहां का रिकंस्ट्रक्शन में काम आएगा। ये सब विदेशी मीडिया में आ रहे थे। तो जब सोवियत संघ टूटा, उस समय वो नजीब जो जिसको सोवियत ने स्थापित किया था, नजीब ने राष्ट्रीय मुक्ति दिवस मनाया, मेगा इवेंट तो आप समझते ही हैं कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए सर्कस दिखाए जाते हैं। मेगा इवेंट मनाया। दिसंबर 91 में सोवियत संघ जाता है, मार्च 92 में नजीब ने इस्तीफा दे दिया कि अब हमसे नहीं संभलेगा। लेकिन यूएन ने कहा कि हम एक अंतरिम काउंसिल बनाते हैं, तब तक आप सरकार को देख लीजिए। यूएन की इस बात के करते ही जो नजीब के सबसे खास थे, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, उन्होंने नजीब से बगावत कर दी कि ये ठीक नहीं है, ये कौन होते हैं, हम डिसाइड करेंगे। और नजीब के जो खास मित्र हैं दोस्तम, ये जाके मिल गए मुजाहिद, उस समय जो सबसे पावरफुल मुजाहिदीन ग्रुप था, अहमद शाह मसूद वाले ग्रुप से मिल गए। बगराम एयरपोर्ट जो मेन था अफगानिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता, हवा के रास्ते, वो जनरल दोस्तम के कब्जे में आ गया। यानी लगता है दोस्त दोस्त ना रहा वाली बात जो है वो यहाँ साफ हो गई। तो जो थोड़ी बहुत इनकी सेना थी काबुल में, इनके पास जो पूरे अफगानिस्तान के 10% हिस्से पे कहीं कहीं अपना कंट्रोल रखती थी, तो वो तो अब इनके हाथ से चली गई। नजीब अकेले, नजीब ने गुहार लगाई भारत से कि मुझे शरण मिले। भारत सरकार का आधिकारिक ये था कि ये जेनेवा समझौते के खिलाफ होगा, हम नजीब को शरण नहीं दे सकते। उन्होंने कहा मुझे वहां से दिल्ली तक निकाल के ले आओ खाली, उसके बाद हम फिर कहीं और चले जाएंगे। सरकार ने कहा हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि एयरपोर्ट जनरल दोस्तम और अहमद शाह मसूद के कब्जे में हो चुका है, और हमारा हस्तक्षेप मतलब वहां के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। अब आप राष्ट्रपति नहीं हैं, राष्ट्रपति से हट चुके हैं। जबकि नजदीकी के नाते यहाँ कुछ लोग चाहते थे कि वो हमसे नजदीक रहे हैं, उनको शरण दिया जाए। सरकार का मत था कि किसी नई समस्या में फंसने से बेहतर है कि उन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उनको जो करना है वो करें। तो नजीब यूएन के दफ्तर में चले गए। यूएन के दफ्तर में उन्होंने शरण ले ली, जहां वो 1996 तक रहे। इधर हमारे दूत, भारत सरकार के दूत, हमारे बहुत सीनियर और उन मामलों के समझदार डिप्लोमेट जो माने जाते थे, एम.के. भद्र कुमार, तब तक वहां मुजाहिदीनों की सरकार बन चुकी थी। कोई मान्यता दे चाहे ना दे, मुजाहिदीनों की सरकार बन चुकी थी, और अहमद शाह मसूद उसके डिफेंस मिनिस्टर हो चुके थे। समझ रहे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री। जिनसे मिलने के लिए हमारे दूत एम.के. भद्र कुमार, भारत सरकार के दूत, वहां जाते हैं, वहां बात करते हैं कि, और उन बातों में ये भी था, तब तक हमारा कुछ पिघला दिल सरकार का ये था कि नजीब को सुरक्षित भारत उड़ जाने दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मसूद ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि जनरल दोस्तम ये नहीं चाहते थे। उन लोगों का मानना था कि इसी आदमी ने रूस के साथ मिलकर, क्योंकि ये यहाँ की खुफिया एजेंसी का भी हेड था, उसके बाद रूस की पॉलिसीज पे चलते हुए, उसी के गाइड्स पे चलते हुए यहाँ के लोगों के खिलाफ जो कुछ भी हो सकता था इसने किया है, इसलिए इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये यूएन उसमें थे। चलिए ठीक है। फिर धीरे धीरे होता गया, ये जो अंतरिम सरकार थी मसूद वाली और दोस्तम वाली, ये लोग कुछ थोड़े से ऐसे थे कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे माना जा रहा था कि ये धीरे धीरे सुधार लाएंगे, कुछ काम करेंगे। तब तक मुजाहिदीन के और जो ग्रुप थे वो लड़ाई बढ़ती गई, बढ़ती काबुल तक पहुंच चुकी थी। काबुल पूरा मुजाहिदीनों के कब्जे में हो गया। तो मसूद को लगा कि अब तो हमने तो छोड़ दिया नजीब को, अभी तक मारा नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुप आ रहे हैं ये छोड़ेंगे नहीं, ये जो कोएलिशन बनेगा ये नहीं छोड़ेगा। उन्होंने नजीब से को प्रस्ताव दिया कि आप तजाकिस्तान निकल जाओ, क्योंकि सोवियत संघ टूट चुका था। छोटे छोटे कुछ देश थे जो अभी इन लोगों की मदद करते थे, कभी राशन दे देते थे, ठंड हो गई तो स्वेटर भिजवा देते थे, गेहूं भिजवा देते थे, इस तरीके से, कभी डीजल भिजवा देते थे, इस तरीके से मदद करते थे। रूस नहीं कुछ मदद करने की स्थिति में था, क्योंकि वो टूटा हुआ वो अपने को थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहा था। तो नजीब ने इनकार कर दिया कि अभी तक यहाँ रहा और इतने साल इस कैंपस में रहा, अब जाने का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए बचा क्या है। तो सितंबर 96 का दिन था, मुजाहिदीन घुस गए यूएन हेड
का जो ऑफिस था उसमें घुस गए और डॉक्टर नजीबुल्लाह अहमद जई, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह अहमद जई जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे कुछ समय पहले तक, जिनको दुनिया भर में एक प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल मिलता था, कहीं भी जाते थे, अमेरिका जाएं चाहे दिल्ली आए, उनको यूएन के ऑफिस से खींच के बाहर लाया गया, फिर उन यातनाएं देकर उनकी हत्या कर दी गई, फिर उनके शरीर को ट्रक के पीछे बांध के काबुल की गलियों में खींचा गया कि इसने जो किया है हमारे मुल्क के साथ, इसकी यही सजा हो सकती है। पूरी दुनिया ने निंदा की करते रहे, क्या फर्क पड़ता है। वो मुजाहिदीन तो वही थे जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका ने भी ऊपरी मन से निंदा की, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। तो आज की जो ये खबर है तालिबानी क्रूरता कि जनरल को मार दिया, मारने के बाद भी गोलियां मारते रहे, या हमारे भारतीय पत्रकार का जब जिक्र आया था फोटोग्राफर का, तो उसके साथ भी था, पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, तो उसको बहुत गंभीरता से लेकर उस पर विमर्श करने की जरूरत नहीं है। युद्ध की प्रथम शर्त है क्रूरता, और अफगानिस्तानी तो लगता है सदा से युद्ध में ही है। चलिए अभी इतना ही। नजीब तक अमेरिकी हिस्सा तो आप जानते ही हैं, ये रूसी हिस्सा था, आगे फिर बात करेंगे। नमस्कार।